गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज एक क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ब, फाइनाइट वर्ब के कुछ क्वेश्चंस और उसके थ्रू फाइनाइट वर्ब के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमें समझने हैं, सीखने हैं, जिन पे बेस्ट पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं, उनका डिस्कशन होगा। कुल मिला के जो बेसिक्स ऑफ वर्ब हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास तक, अब हम उससे आगे बढ़ चुके हैं। अब हम आ गए क्वेश्चंस पे। ठीक है, स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 क्लासेस में हम लोग एकदम से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक यूजेस हैं वर्ब के, पहले वो डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू सम कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस जिन्हें आप कह सकते हो, लोग एडवांस कह देते हैं, मैं कहूंगा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं थोड़े से, फिर हम उन पे मूव करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, नमस्ते सबको, नमस्ते सबको, राम राम। चले, गुड इवनिंग भाई, आ जाइए। तो फाइनाइट वर्ब के क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कस करने हैं। देखिए, क्वेश्चंस आते रहेंगे, आंसर्स सारे बच्चे बताते रहेंगे। एक मिनट, ये क्वेश्चन दूसरा आ गया। देखिए, व्हेन अ मैन इज ऑन हिज डेथ, ये आज गड़बड़ कर लिया। बैकग्राउंड का कलर है ब्लैक और अगर हम इस पे येलो रखते हैं तो येलो टेक्स्ट भी है। ओहो, और अगर हमको दूसरा कलर, ये वाला कलर कैसा रहेगा? हाँ, विजुअल है? नहीं, उतना नहीं है। चलो वाइट येलो ही रख लेते हैं। चलिए, तो हमने लिखा करेक्ट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस व्हेन अ मैन इज ऑन हिज डेथ। एक मिनट, ये थोड़ा सा, एक मिनट बच्चों, पहले सेंटेंस से शुरुआत अच्छी नहीं हुई। डेथ बेड लिख लेना, इसे लिखना डेथ बेड। अब आंसर करना, व्हेन अ मैन इज ऑन हिज डेथ बेड ही इट इज बिलीव्ड, मतलब ऐसा माना जाता है, डज नॉट टेल लाइज, झूठ नहीं बोलता। रेड बेटा नहीं, रेड कलर जो होता है ना वो इस पे मतलब अच्छा विजिबिलिटी उसकी नहीं आती है। ये ठीक है, येलो ठीक है, काम चलेगा। हाँ। चलिए बताइए, व्हेन अ मैन इज ऑन हिज डेथ बेड, डेथ बेड का मतलब समझ रहे हैं, मृत्यु शैया। ठीक, व्हेन अ मैन इज ऑन हिज डेथ बेड इट इज बिलीव्ड, तो माना जाता है ही डज नॉट टेल लाइज, कि वो झूठ नहीं बोलता। चलिए बताइए सर, आप टेंस से स्टार्ट करते हैं, वर्ब से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? बेटा किसी भी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं होता कि इसी टॉपिक से सिलेबस को स्टार्ट करना है। किसी भी मतलब आप इफेक्टिवली अगर उसको एफिशिएंटली डील कर सकते हो, एनी टॉपिक विल डू, किसी भी टॉपिक से स्टार्टिंग हो सकती है। चलो देखिए, क्वेश्चन का आंसर बता दो, दो की बातों में मुझे भी मत लगाओ और खुद भी मत लगाओ। चलिए, अब देखो इस क्वेश्चन का मैं आपको बताता हूं। टेल्स लाइज, टेल लाइज, बढ़िया, सारे बच्चों को क्लियर होगा कि डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है। डू डज डिड मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, बेस फॉर्म वाली। तो जो हमने टेल्स लिखा ना, ये गलत है, इसको आप लिखें टेल, इसको लिखें टेल। फिर से एक बार बता देता हूं, ध्यान रखना। डू डज डिड, एक तो ये, और दूसरा मॉडल्स। मॉडल्स होते हैं ना, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर। सारे बच्चों को ध्यान ये रखना है कि डू डज डिड, मतलब हम डू की किसी भी फॉर्म को यूज करें, चाहे डू डज डिड में से किसी को भी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करें, या मॉडल्स को अगर हम हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज करें, तो मेन वर्ब हमेशा लिखनी फर्स्ट फॉर्म में। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म भी कौन सी वाली ध्यान रखना है? सिंगुलर वाली नहीं, बेस फॉर्म। तो हमेशा हमें लिखनी है उसके साथ में बेस फॉर्म। डू डज डिड और मॉडल्स, इनके साथ अगर कभी हमें कोई वर्ब लिखनी पड़े, ठीक है, तो हमेशा लिखनी है फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म भी कौन से वाली? बेस फॉर्म वाली। तो हम लिख देंगे ही, सॉरी ये वाला आंसर, ही डज नॉट टेल लाइज। तो ये जो टेल्स लिखा था ना, गलत है, इसकी जगह आप टेल लाइज लिख देंगे। चलिए, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी आप लोगों से पूछ लेता हूं। क्वेश्चन देखिए, ये है, माई फ्रेंड डज नॉट has experience of this job। चलो आंसर बताओ। माई फ्रेंड डज नॉट हैज एक्सपीरियंस ऑफ दिस जॉब।
माई फ्रेंड डज नॉट हैज एक्सपीरियंस ऑफ दिस जॉब। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमने लिखा माई फ्रेंड डज नॉट हैज एक्सपीरियंस ऑफ दिस जॉब, ये डज नॉट हेल्पिंग वर्ब है और ये हैज मेन वर्ब है, ठीक है। अगर हम यहां पे डज नॉट ना लिखें तो ये हैज सही है, माई फ्रेंड हैज एक्सपीरियंस ऑफ दिस जॉब, ये सही हो जाएगा। बट हमने डज मॉडल यहां पे डज को हेल्पिंग वर्ब लिख दिया है, तो अगर हम डज यहां पर लिख रहे हैं तो इसके साथ में ना वर्ब की बेस फॉर्म लिखा करो, बेस फॉर्म होती है हैव, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा माई फ्रेंड डज नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस जॉब। तो ये छोटा सा एक पॉइंट है जो सबको ध्यान है, मतलब ये बेसिक है, मैंने कहा ना पहली दूसरी क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ब के बेसिक्स हैं उन पे काम करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पहले कवर करेंगे, छोटे छोटे हैं वो सारे इन क्वेश्चंस के थ्रू आपके रिवाइज हो जाने हैं। डू डज डिड और मॉडल्स के साथ में कभी कोई वर्ब लिखनी पड़े तो बेस फॉर्म में लिखना। बेस फॉर्म वो होती है जिसको आप सिंगुलर में कन्वर्ट करते हो, जैसे हैव को हम सिंगुलर में कन्वर्ट करके हैज बनाते हैं, तो जो बेस फॉर्म है ये लिखिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 1 मिनट बेटा लगेगा, 1 मिनट, जैसे थोड़ा सा ना ऐसे तो ये कलर हमें बहुत देर तक दुखी करेगा, तो मैं इसका मुझे एक व्यवस्था पता है, हम इसको सही कर सकते हैं। सही करने की व्यवस्था पे मैं थोड़ा सा काम करता हूं, थोड़ा सा बस, क्योंकि ऐसे तो हमें देर तक परेशान करेगा। चलिए अब अपना काम हो गया। चलो तुम यहाँ साइड में सेट हो जाओ, और हमें जरूरत ही नहीं है तुम्हारी, इसमें कलर्स ज्यादा हैं। अब हम, अब देखिए अब बनेगी ओके रिपोर्ट। सर माय फ्रेंड्स प्लूरल लिखा है, माय फ्रेंड्स प्लूरल लिखा है क्या? 1 मिनट, माय फ्रेंड्स प्लूरल नहीं फ्रेंड लिखा होगा। बात देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, अब समझना। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माय फ्रेंड डज नॉट हैज एक्सपीरियंस ऑफ दिस जॉब, एक्सपीरियंस ऑफ दिस जॉब, मैंने ये लिखा, ठीक है। तो माय फ्रेंड सिंगुलर है, उसके साथ हमने डज नॉट लिखा है, सही है। बट प्रॉब्लम क्या है, जब आप डज लिख दोगे ना तो उसके साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो यहां पे इससे पहले हैज लिखा था तो वो गलत हो गया, उसको हमने सही कर लिया, बस यही कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस साइंटिस्ट कुड हैव नॉट नोटिस्ड द चेंज इन इट्स बिहेवियर अंटिल इट बिकेम अ डेंजर फॉर देम, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन है, पढ़ो आंसर बताओ सारे बच्चे। अच्छा अगर फ्रेंड्स था तो उसको फ्रेंड कर लीजिए, मैं फ्रेंड लिखना चाह रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसे। कैन यू फाइंड द मिस्टेक इन दिस सेंटेंस? दिस साइंटिस्ट could have not noticed the change in its behavior until it became a danger for them. There in place of its. Good. Not have, could not have, could not have. देखिए अब ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मुझे लगता है आप सब पहले से जानते भी होगे, नहीं जानते होगे मैं बता देता हूं, समझ जाओगे। होता क्या है कि अगर हमने एक सेंटेंस लिखा, अगर हम एक सेंटेंस लिखें, हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, दे हैव इन्फॉर्म्ड हिम, दे हैव इन्फॉर्म्ड हिम, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस लिखें, दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स पॉजिटिव हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखें। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। दे हैव इन्फॉर्म्ड हिम, पॉजिटिव स्टेटमेंट। दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, पॉजिटिव स्टेटमेंट। हम चाहते हैं इन्हें नेगेटिव कर दें, मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, इनको हम नेगेटिव में चेंज कर दें। तो नेगेटिव बनाने के लिए इनको हमें नॉट लिखना पड़ेगा। नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है, नॉट जो है ये एडवर्ब ऑफ निगेशन है,
तो जब हम इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएंगे तो हमें इसका यूज करना पड़ेगा, नॉट का। एक बार करो तो इन सेंटेंसेस में नॉट का यूज, इन सेंटेंसेस में नॉट का यूज एक बार करो तो, दे हैव इन्फॉर्म्ड हिम, दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम, इनमें नॉट का यूज करो। कहां पे नॉट यूज करोगे, किस वर्ड के बाद में आप नॉट लिखोगे, किससे पहले लिखोगे, ये बताइए। दैट इज द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि नॉट का यूज हम इसमें कहां पर करेंगे। देखिए, इन्फॉर्म्ड मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस की, इन्फॉर्म्ड मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, शुड हेल्पिंग वर्ब है। अभी जो नॉट होता है ना हमारा एडवर्ब ऑफ नेगेशन, इसका यूज हम करते हैं मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले। यहां पर मेन वर्ब है इन्फॉर्म्ड, तो इससे पहले हमने इसका यूज कर लिया। लेकिन अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसी मेन वर्ब हो जिसके साथ में दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही हो, तो हम हमेशा नॉट का यूज पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद करेंगे। तो ये हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, दे हैव नॉट इन्फॉर्म्ड हिम एंड दे शुड नॉट हैव इन्फॉर्म्ड हिम। हाँ, शुड के बाद आ जाएगा नॉट, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में, उसमें आ जाएगा हैव के बाद में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी हम कोई सेंटेंस नेगेटिव करते हैं तो उसमें हमें नॉट का यूज करना पड़ता है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन होता है। अब नॉट की पोजीशन सेंटेंस में क्या होती है ये हमें समझना है। नॉट की पोजीशन होती है आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी, जो भी फर्स्ट ऑक्सिलरी है, जो भी पहली हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में फर्स्ट ऑक्सिलरी जो भी हो। अब जैसे यहां पे फर्स्ट ऑक्सिलरी हैव है, यहां पे शुड है, तो यहां पर हैव के बाद में नॉट आ जाएगा, यहां पर शुड के बाद में नॉट आ जाएगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है। अब अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो देखो ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमने लिखा द साइंटिस्ट कुड हैव नॉट नोटिस द चेंज। अब ये नोटिस मेन वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब है कंप्लीशन की स्टेट शो करने के लिए, कुड मॉडल है जो हमारी इंटेंशन एक्सप्रेस कर रहा है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं, ठीक है। तो अब हमने जो नॉट लिखा ना गलत जगह लिख दिया, इसको यहां से हटाइए और यहां ले आइए। इसको लिखिए द साइंटिस्ट कुड नॉट हैव नोटिस द चेंज इन इट्स बिहेवियर अंटिल इट बिकेम अ डेंजर फॉर देम। रियली रियली ऐसा है क्या? अच्छा एक चीज बताओ, हैज एनीवन सीन द मूवी लाइफ? अभी मैंने देखा कुछ बच्चों ने ना इसमें चेंजेस कमेंट किया था, मतलब उनका आंसर ये था कि चेंज की जगह चेंजेस लिख दें, तो वो शायद इस बात को समझ नहीं पाएगी जो चेंज है ना बेटा यहाँ पे नाउन है, ये वर्ब नहीं है। और ये देखो ये द लिखा ना हमने डिटर्मिनल, तो ये चेंज नाउन है, डिटर्मिनल है, इसको मत चेंज कीजिए। द चेंज इन हिज इट्स बिहेवियर, मतलब कोई क्रिएचर है उसके बिहेवियर के चेंज की बात हो रही है। लाइफ एक मूवी है, अगर तुम लोगों ने देखी हो, ठीक है, किसी ने नहीं देखी लाइफ? हाँ, बच्चा तो अपना मिथुन की, धर्मेंद्र की, खेसारी लाल की, इनकी मूवी देखता है। लाइफ एक अच्छी मूवी है, मतलब एक साइंस फिक्शन मूवी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो स्पेस में साइंटिस्ट होते हैं ना, वो एक मतलब मार्स से सॉइल लेकर आते हैं, और सॉइल के जो सैंपल्स होते हैं, मार्स की जो सॉइल होती है उसमें लाइफ डेवलप करते हैं, मतलब उसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देते हैं, तो उसमें लाइफ जो है ना डेवलप हो जाती है। फिर वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, पहले तो वो सेल्यूलर लेवल पे होता है, सेल्यूलर लेवल पे होता है, फिर उसके बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में होता है, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, फिर उन्हीं के लिए बाद में खतरा बन जाता है। लूसी देखिए, चलो कोई नहीं, चलो तो इसका आंसर हो गया कुड नॉट हैव नोटिस, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने लिखा है द मैन गेव द बॉय अ फ्रूट टू ईट एंड आस्क्ड हिम हाउ इट टेस्टेड। चलो भाई आंसर बताओ। कौन सी भी नहीं देखते? चलो ये भी बढ़िया, नहीं देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, और ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, मैं पहले से बता दूं। हालांकि अगर इसका आंसर तुमसे गलत हो जाए तो कोई माइंड मत करना है, मतलब अपने को ये मत सोचना कि तुम कमजोर हो इंग्लिश में, ये ऐसा वैसा, ये सबसे गलत होता है। ये गलत होता ही है ज्यादातर लोगों से, जब तक मैंने किसी को पढ़ा नहीं दिया होता तब तक उसे गलत करते ही करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करो, गिव इट ए ट्राई, गिव इट ए ट्राई। द मैन गेव द बॉय अ फ्रूट टू ईट एंड आस्क्ड हिम हाउ इट टेस्टेड। हाँ, रैन रोल्ड है, बिल्कुल सही बच्चा है। 8 आएगा, टू आस्क आएगा, हाउ के बाद डिड आएगा, बढ़िया।
मैं फिर से बता देता हूं, अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुम नहीं बता पाओ तो इसमें कोई अपने पे मतलब डाउट मत करना, क्योंकि ये ऐसा ही है जो लोग नहीं बता पाते हैं। ये ऐसा ही क्वेश्चन है जिसका आंसर लोग नहीं बता पाते हैं, ठीक है। बट आज के बाद तुम सीख जाओगे और हमेशा बता लोगे। हाँ, नोट कर लेता हूं, बिल्कुल कर लो, नोट कर लो, फोटो खींच लो। हाँ चलिए, अब देखो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है। एक काम करोगे, इसके आंसर से पहले एक मैं छोटा सा क्वेश्चन तुमसे पूछ लेता हूं, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो उसका आंसर बताओ। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, कमल लुक्स, एक मिनट, कमल लुक्स कॉन्फिडेंटली। मुझे लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा तुम्हारे लिए आसान होगा। कमल लुक्स कॉन्फिडेंटली, इसका एक बार आंसर बताओगे बच्चों? व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? वो मैं समझा दूंगा, उसकी चिंता मत करो, वो मैं समझा दूंगा व्हाट इज रॉन्ग विद इट। बट ये बताओ, कमल लुक्स कॉन्फिडेंटली, हाउ टू करेक्ट दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट को हम कैसे करेक्ट करें? कमल लुक्स कॉन्फिडेंटली, ये तो इजी है, इसका तो आंसर बता सकते हैं, मतलब नहीं टेक्निकल रीजन पता होगा, बट आई थिंक यू कैन आंसर द क्वेश्चन। देखिए, आंसर करना एक चीज है, टेक्निकल जानना नहीं जानना वो एक दूसरी बात है, उसको छोड़ देते हैं हम बात केवल आंसर की कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट, गुड। तो ये सबको पता है कि भाई इसमें जो हमने लिखा ना कमल लुक्स कॉन्फिडेंटली, ये स्टेटमेंट गलत है, इसको सही करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कमल लुक्स कॉन्फिडेंट, ठीक है। इट इज, हाँ ये सर्टेन है कि सबको पता है कि भाई कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंटली गलत है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना मेरी बातों को ध्यान देकर एक बार सुन लेना, जिससे कि उसका भी क्वेश्चन समझ में आ जाए। होता क्या है, ये जो कमल हमने लिखा है ये सब्जेक्ट है, कंफर्म है। लुक जो वर्ब हमने लिखी है लिंकिंग वर्ब है, यहां तक ओके। अब हमने बेसिक्स ऑफ वर्ब्स में क्या पढ़ा था कि लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट कोई ऐसा वर्ड होता है जो सेंटेंस के सब्जेक्ट को, मतलब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसको ही डिस्क्राइब करने के लिए लिखा जाता है। अच्छा, सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, एवरीवन नोज इट कि सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। अगर आपको नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब या रेफर करने के लिए कोई वर्ड लिखना है तो वो क्या हो सकता है? वो कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन हो सकता है या कोई एडजेक्टिव हो सकता है। लेकिन कॉन्फिडेंटली तो एडवर्ब है, ये जो कॉन्फिडेंटली हमने लिखा है ये एडवर्ब है। एडवर्ब्स नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो ये जो कॉन्फिडेंटली है ना ये गलत है। अगर हम इसको कॉन्फिडेंटली यहां से हटा के और इसको कर दें कॉन्फिडेंट, तो ये सही हो जाएगा। कॉन्फिडेंट लिख देने से ये सही हो जाएगा। अब हमने कॉन्फिडेंटली क्यों हटाया, क्या था कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंट क्या है, क्यों लिखा, बस ये समझना है आपको। एक छोटी सी बात समझनी कि कॉन्फिडेंटली क्या था और उसको हटाया क्यों, और कॉन्फिडेंट लिखा ये है क्या और क्यों लिखा रहने दिया इसे, तो समझ लीजिए। कॉन्फिडेंटली एक एडवर्ब ऑफ मैनर था, हाउ का रिप्लाई, यहां पे लिख देता हूं। कॉन्फिडेंटली जो है ना बच्चे, कॉन्फिडेंटली एडवर्ब ऑफ मैनर है, हाउ का रिप्लाई, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ का रिप्लाई। जो हाउ के रिप्लाई होते हैं एडवर्ब्स, वो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। इनसे हमें यह पता चलता है कि कोई काम कैसे हुआ या कैसे किया गया। लेकिन मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था कि लिंकिंग वर्ब्स किसी एक्टिविटी को रेफर नहीं करती हैं। लिंकिंग वर्ब्स सिंपली सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती हैं। बेसिक्स ऑफ वर्ब्स में पढ़ा था हमने ये, ठीक है। तो जो हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर है वो उन वर्ब्स के बाद लिखा जाएगा जो एक्शन वर्ब्स हैं, जो किसी एक्टिविटी को रेफर करते हैं। लिंकिंग वर्ब किसी एक्टिविटी को रेफर नहीं करते हैं, वो सब्जेक्ट को और उसके कॉम्प्लीमेंट को लिंक करती हैं। कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो जो हमने कॉन्फिडेंटली लिखा था ना वो एडवर्ब था, वो हमने हटा के कॉन्फिडेंट लिख दिया, ठीक। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, वो कमल की स्टेट को डिस्क्राइब कर रहा है और ये सही हो गया। यहां तक क्लियर। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी समझिएगा। अगर मान लो मैं यहां पे कमल लुक्स कॉन्फिडेंटली को हटा के, ठीक है, कमल लुक्स कॉन्फिडेंटली को हटा के मैं यहां पे लिख दूं द मैंगो टेस्ट्स स्वीटली। अब बताओ सही है गलत? द मैंगो टेस्ट्स स्वीटली, अब ये सही है गलत, जल्दी से बताओ। द मैंगो टेस्ट्स स्वीटली, इज दिस सेंटेंस करेक्ट और नॉट? मैं पूछ के आ रहा हूं, तुम बता के आ रहे हो, ठीक है। यही कभी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है। मैं लाख कोशिश करता हूं कि लर्निंग सिंक्रोनाइज्ड हो, बट
मैं पूछ के आ रहा हूं, तुम बता के आ रहे हो, बद्ध हो गया। मैं पूछ रहा हूं ये बताओ, द मैंगो टेस्ट स्वीटली, ये सही है गलत है, दूर की बातें मत करो। रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा स्वीट। अब इसमें स्वीट आने की क्या वजह है, इसमें भी वही वजह है, द सेम रीजन बच्चे, एक ही वजह है। वजह ये है कि जो हमने टेस्ट लिखा ना, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, अब चूंकि ये टेस्ट लिंकिंग वर्ब है, तो इसके बाद में हमें कोई ऐसा वर्ड लिखना पड़ेगा जो इस लिंकिंग वर्ब के सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करे। अब सब्जेक्ट कौन है, एक नाउन मैंगो। अब हमें उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। हमने स्वीटली लिख दिया एडवर्ब, तो ये गलत हो गया स्वीटली, इसको हटाइए और इसकी जगह लिख दीजिए स्वीट। स्वीटली हाउ का रिप्लाई है, एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता, तो इसको हम हटा देंगे, इसकी जगह स्वीट लिख देंगे। स्वीट लिख देने से आंसर हो गया। ये क्लियर है कि स्वीट आ गया। अब मैं क्वेश्चन अगर तुम लोगों से पूछूं, हाउ डू यू आइडेंटिफाई, कि तुम ये पहचानते कैसे हो कि जो स्वीटली है वो एडवर्ब था। सीधा क्वेश्चन है, आंसर बता दो सीधा से। क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि स्वीटली जो है वो एडवर्ब है। कैसे पता चलता है कि स्वीटली एडवर्ब है। लिंकिंग वर्ब के साथ ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। अंग्रेज इंडिया से सही भाग गए टाइम रहते, नहीं तो बहुत बेइज्जती करवाते अगर इस समय वो यहां पर होते। लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। डज इट मेक एनी सेंस, रियली डज इट मेक एनी सेंस। एल वाई से, हाँ कुछ बच्चे तो ये कहेंगे कि हमने भाई एल वाई से पता कर लिया कि एल वाई लिखा था तो हम जानेंगे एडवर्ब है। हालांकि ऐसा नहीं है। देखो देखो, सारे वर्ड्स इनके लास्ट में एल वाई लिखा होता है वो एडवर्ब नहीं होते। ज्यादातर वर्ड्स इनके लास्ट में एल वाई लिखा होता है वो एडवर्ब होते हैं, बट सारे नहीं होते। ये जो स्वीटली था नहीं, हाउ का रिप्लाई था। जो हाउ के रिप्लाई होते हैं वो एडवर्ब मैनर होते हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि कोई काम कैसे होता है कैसे नहीं, ऐसे पता चल जाता है। तो बेसिकली जो मेन बात है वो ये है कि जो वर्ड्स हाउ को रिप्लाई करते हैं वो एडवर्ब मैनर होते हैं। स्वीटली को यूज किया जाता है हाउ को रिप्लाई करने के लिए, इसीलिए एडवर्ब है। ये तकनीक है जिससे हमने पता कर लिया। ठीक है, जब हमें पता चल गया कि हाउ का रिप्लाई है एडवर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट बन नहीं सकता, तो हमने उसको हटा दिया। यही आंसर है। अब जरा यहां आ जाओ, यहां देखो, एंड आस्क्ड हिम हाउ इट टेस्टेड। अब देखो ये जो टेस्टेड हमने लिखी ना, ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, और इसके साथ में हमने इट को यूज किया एज अ सब्जेक्ट। अब चूंकि लिंकिंग वर्ब है तो उसके बाद कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट भी आएगा, तो यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड हाउ है। अब चूंकि ये डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है तो इसीलिए इसको हमने सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन भी यूज कर लिया। जो डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स होते हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच कुछ भी हो, चाहे वो एडवर्ब हो चाहे वो प्रोनाउन हो, अगर उनको आप सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूज करोगे तो एट द प्लेस ऑफ कंजंक्शन यूज होंगे, सबको ध्यान रखना है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स जो होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, व्हिच, होम वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, इनका सेंटेंस में रोल कुछ भी हो, चाहे ये सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है, चाहे एडवर्ब हो, irrespective of their role and irrespective of their part of speech in the sentence, they are always used at the place of the conjunction। वो हमेशा कंजंक्शन की जगह पे यूज किए जाते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, उनकी पोजीशन हमेशा कंजंक्शन की जगह पर ही होती है, ये सबको ध्यान रखना है। अब आप ध्यान से देखो एक बार यहां पर क्या कहानी है। कहानी ये है यहां पर कि ये टेस्टेड हमने लिखी लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट है इसका इट, और वो जो हाउ है ना वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है तो बिना कॉम्प्लीमेंट के आएगी नहीं। ठीक है, इसका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही। तो यहां पे इसका कॉम्प्लीमेंट कौन है बेटा? ये एक ही कमेंट 10 बार मत किया करो। गुड इवनिंग मैंने तुम्हारी एक्सेप्ट कर लिया, बस तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ और मुझे पढ़ाने दो। ठीक है, और ये दुआ सलाम अपनी हो गई। ठीक है, तो यहां पे जो हाउ है ये कॉम्प्लीमेंट है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है, हाउ भी एडवर्ब होता है। तो जो हाउ है, ठीक है, ये भी एडवर्ब होता है और हाउ का रिप्लाई भी एडवर्ब होता है। अब सोचो अगर हाउ का रिप्लाई जो एडवर्ब होता है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता, तो हाउ कैसे कॉम्प्लीमेंट बनेगा? तो ये जो हाउ हमने लिखा ना गलत है, इसको हटाइए और यहां पे लिखिए व्हाट। अभी सेंटेंस सही नहीं हुआ, व्हाट इट टेस्टेड, और उसके बाद में लिखिए लाइक। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इट टेस्टेड लाइक। अब जल्दी से एक बार ये कमेंट करके बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट इट। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि हाउ इट टेस्टेड को हमने व्हाट इट टेस्टेड लाइक क्यों लिखा? किनको समझ में आ गई, किनको समझ में नहीं आई? जिनको नहीं समझ में आई उनको मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं।
भैया कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई कि हाउ इट टेस्टेड गलत है, उसको व्हाट इट टेस्टेड लाइक लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आ गई तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। वन मोर एग्जांपल। नहीं आई? गॉट इट? सर रिपीट कर दो। नहीं, यस आई गॉट इट। नहीं आया? लाइक क्यों लिखा है? अच्छा लगा लिख दिए भाई, अच्छा लगा तो लाइक लिख दिए, अच्छा लगेगा तो कुछ और भी लिख देंगे। जरूरत है देवी जी, इसकी जरूरत है इसलिए लाइक लिखे, अपनी मर्जी से नहीं लाइक लिखे, ठीक है। चलो समझा देता हूं, आज समझा देता हूं देहाती बच्चों को। देहाती बच्चे हैं अपने। देखो देखो ध्यान से देखो बच्चे, हमने एक सेंटेंस, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं क्योंकि 2-4 सेंटेंस लिखने पड़ेंगे समझाने के लिए। मैंने एक सेंटेंस लिखा, हाउ डज, एक मिनट, हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट। मान लो किसी पर्सन से हमने एक क्वेश्चन पूछा, हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट, कि भाई मान लो कोई पर्सन है फ्रूट खा रहा है। ध्यान से सुनना सारी बात को, क्लियर हो जाएगा एक ही बार में, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है कोई फ्रूट खा रहा, कोई भी फ्रूट मान लीजिए, हमने वो फ्रूट कभी देखा नहीं या हमने पहले कभी उस फ्रूट को खाया नहीं, तो हमने उससे पूछा कि भाई ये जो फ्रूट तुम खा रहे हो हाउ डज इट टेस्ट, कैसा लगता है। क्योंकि हम ट्रांसलेशन से इंग्लिश बोलते पढ़ते हैं तो हम तो यही बोलेंगे उससे। हम गलत है सही हो हमें तो उससे मतलब नहीं, हम तो वही बोल देंगे, ठीक है। हाँ तो हमने उससे पूछा कि हाउ डज इट टेस्ट, कि कैसा लग रहा है ये फल, मतलब कैसा लग रहा है ये फल जो तुम खा रहे हो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था। तो उसने आंसर किया, उसने क्या आंसर किया देखो ध्यान से, उसने हमें ये आंसर किया, उसने हमें ये आंसर किया, इट टेस्ट्स स्वीटली। उसने हमें ये कहा इट टेस्ट्स स्वीटली, ये कह दिया बच्चे ने हमें। सर जिसे पहले से किसी चीज की नॉलेज नहीं हो वो सर देहाती होता है। खैर ये तो मुझे नहीं पता देहाती की डेफिनेशन होती है, मैं तो मौज में देहाती कहता हूं, ठीक है। मैं सीरियसली मतलब सीरियस टर्म्स में देहाती टर्म का यूज नहीं करता पढ़ाते समय, मैं तो मौज में देहाती कहता हूं। बाकी देहाती कौन होता है जिसको पहले से नॉलेज होती है या नहीं होती वो मैंने कभी डिक्शनरी में चेक नहीं किया, मतलब एक्चुअल डेफिनेशन मुझे नहीं पता देहाती की क्या होती है, मैं तो बस मौज में बच्चों को कहता हूं, ठीक है। बाकी अगर आप ज्यादा सीरियस जानना चाहते हो तो कोई डिक्शनरी वगैरह देख लीजिए। तो उस पर्सन ने हमें ये आंसर दे दिया इट टेस्ट स्वीटली। अब हमें पता है कि उसने जो आंसर दे दिया तो गलत हो गया, हमें अपने क्वेश्चन भले ना पता हो कि हमने गलत पूछा है, लेकिन उसका आंसर हमें पता चल जाएगा इसने बात हमें गलत बता दी, ऐसे तो नहीं से बताना चाहिए था, ठीक है। उसने क्या दिया टेस्ट स्वीटली, तो हमें पता है गलत हो गया। हमें इसको सही करके क्या लिखना पड़ेगा, हमें इसको सही करके लिखना पड़ेगा स्वीट। अब फिर से वही बात कि हमें पता कैसे चल जाता है कि स्वीटली गलत है और स्वीट सही होगा। तो इसमें 2 बेसिक्स हैं छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं। पहला बेसिक ये है कि ये टेस्ट लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के सब्जेक्ट जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन होता है उसको डिस्क्राइब करें। अब नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का काम या तो कोई दूसरा नाउन या प्रोनाउन करेगा या एडजेक्टिव करेगा। स्वीटली एडवर्ब था इसलिए हमने उसको हटा के स्वीट जो एडजेक्टिव है उसको कॉम्प्लीमेंट बना दिया। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह क्या, ये पता कैसे चला कि स्वीटली एडवर्ब है, वो हाउ का रिप्लाई था, हाउ का रिप्लाई एडवर्ब मैनर होता तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। ये यहां तक आ गया। अब उसके आगे की कहानी है। कहानी इसके बाद की ये शुरू हो जाती है कि जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाए कि स्वीटली हाउ का रिप्लाई था और टेस्ट लिंकिंग वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता था तो गलत हो गया। तो वही बात यहां पे देख लो भाई, ये जो हमने टेस्ट वर्ब लिखी है ये यहां भी लिंकिंग वर्ब है। अगर ये लिंकिंग वर्ब है तो इसके साथ जो तुमने हाउ यूज किया एडवर्ब मैंने ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता, ना हाउ बन सकता ना हाउ का रिप्लाई बन सकता, क्योंकि दोनों ही एडवर्ब मैनर होते हैं। तो हम इस हाउ को हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे व्हाट, ठीक है। लेकिन फिर मैंने कहा कि व्हाट के साथ आपको क्या होता है, यहां पे लाइक भी लिखना पड़ता है। तो हमारा सही क्वेश्चन जो बनेगा वो ये होगा व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक। लेकिन अब बच्चा सोचेगा ये लाइक क्यों लिखा, हाउ हटाया चलो समझ में आता है, लिंकिंग वर्ब का एडवर्ब लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब मैनर नहीं बनेगा, चलो वो तो समझ में आता है। लेकिन ये लाइक क्यों लिखा, लाइक क्यों लिखा मैं आपको समझाता हूं बच्चे। देखो लाइक हमने पता है क्यों लिखा, लाइक इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो हमने व्हाट लिखा है यहां पर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब का नहीं बन सकता, ये ऑब्जेक्ट बनेगा इस लाइक प्रेपोजिशन का, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन ने हमें आंसर दिया टेस्ट स्वीटली, तो ये गलत हो गया। अगर वो पर्सन हमें आंसर ये देता, अगर वो पर्सन हमें आंसर ये देता इट टेस्ट्स
लाइक इट टेस्ट लाइक सॉल्ट, ये तो नमक सा टेस्ट है इसका, तो ये सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है समझो, ये इसलिए सही हो जाता क्योंकि इट सब्जेक्ट हो गया, टेस्ट लिंकिंग वर्ब हो गई, लाइक प्रीपोजिशन हो गया, सॉल्ट इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। जैसा कि हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एडजेक्टिव या एडवर्ब होती हैं, तो लाइक सॉल्ट एक एडजेक्टिव फ्रेज हो गई जो कि इस लिंकिंग वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट बन गई, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, तुमने बेसिक्स किया तो क्लास नहीं देखी होंगी। तो ये हो जाएगा इट टेस्ट लाइक सॉल्ट। तो जब हमें पता है इट टेस्ट लाइक सॉल्ट सही होगा ना, तो इसीलिए व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक सही हो गया। इसमें क्या है, जैसे जो सॉल्ट है, ध्यान से देखना, ये जो सॉल्ट है ये हमारा है आंसर, और इस आंसर के लिए जो हमने क्वेश्चन वर्ड यूज किया है वो है व्हाट। तो जैसे यहां पर ये जो सॉल्ट है ना लाइक का ऑब्जेक्ट है, वैसे ही वो जो व्हाट है वो इस लाइक का ऑब्जेक्ट है। अब बच्चा सोचेगा कि फिर अगर ये लाइक वर्ड का ऑब्जेक्ट है तो लाइक को बाद में क्यों लिखा, पहले क्यों नहीं लिख दिया? तो उसका रीजन मैं बता देता हूं। उसका रीजन ये होता है बच्चे कि जब हम कभी कोई क्वेश्चन पूछते हैं और अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो वो प्रेपोजिशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज होती है। फिर से मैं बता देता हूं, अगर कभी हम कोई क्वेश्चन पूछें और उस जो क्वेश्चन वर्ड है WH फैमिली वर्ड जो है वो अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो हम प्रेपोजिशन जो है वो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन यूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझना इसी बात को। जैसे मान लो मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख दूं, अबाउट व्हाट आर दे टॉकिंग, अबाउट व्हाट आर दे टॉकिंग। दूसरा एग्जांपल लिखूं, फ्रॉम विच शॉप हैव यू बॉट इट। ठीक है, तीसरा मान लो हम लिखें फॉर हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग। ठीक है, अब ये तीनों सेंटेंस देखो, जैसे हमने 3 सेंटेंस लिखे, ठीक है, ये हम, हाँ ये 3, ठीक है, ये 3 एक बार समझ लीजिए। क्या है, हर किसी को समझ में रीजनिंग थोड़ी हूं। क्या टूथपेस्ट में नमक है? अबे टूथपेस्ट में नमक है, नमक में टूथपेस्ट है, हमें नहीं पता। ठीक है, तू पढ़ाई कर ले हप्पू सिंह, ठीक है, इंस्पेक्टर बन ले, लाइफ में सरकारी नौकरी ले ले, हप्पू सिंह की कॉमेडी मत मार। ठीक है, अब यहां पे देखो ये जो हमारे WH फैमिली वर्ड्स हैं, ध्यान से देखना, जैसे हाउ लॉन्ग है, विच शॉप है, व्हाट है, ठीक है, ये इन प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हैं। ये WH फैमिली वर्ड्स जो हमने लिखे ना क्वेश्चन पूछने के लिए, ये हमारे इन प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट हैं। अब मैं क्या कह रहा था कि जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत किससे होती है? WH फैमिली वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से। भाई क्वेश्चन जब हम पूछते हैं तो उसकी शुरुआत होती है क्वेश्चन वर्ड से। अगर कभी ऐसा हो कि क्वेश्चन वर्ड जो है, अगर कभी ऐसा हो कि अगर क्वेश्चन वर्ड कभी हमारा किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो हम उस प्रेपोजिशन को हमेशा क्वेश्चन के एंड में यूज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत होनी चाहिए क्वेश्चन वर्ड से। अगर क्वेश्चन वर्ड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो प्रेपोजिशन को लास्ट में पहुंचा दो। तो जैसे हमने लिखा हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग फॉर, फ्रॉम विच शॉप हैव यू बॉट इट, विच शॉप हैव यू बॉट इट फ्रॉम, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग फॉर। ठीक, तो कुल मिला के बात ये ध्यान रखनी है, अगर WH फैमिली वर्ड कभी किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो उस प्रेपोजिशन को क्वेश्चन वर्ड के लास्ट में यूज कर लो। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो फिर अब मैं तुमसे वही बात फिर से पूछता हूं एक बार में। अब के 2 क्वेश्चन लिख देता हूं एक के बजाय। चलो अब की एक के बजाय मैं 2 क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो पहला क्वेश्चन, हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, हाउ डिड दैट फैब्रिक फील। चलो आंसर बताओ। नाउ यू हैव गॉट 2 क्वेश्चंस। अब एक के बजाय हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। आंसर बताओ।
अच्छा, तुम लोगों को भी बड़ी मजा आती है मुझे लगता है, मतलब जैसे कोई बच्चा इधर उधर के कमेंट करने वाला आ जाता है ना, मैं सोचता हूँ कि वो बच्चा मक्कार है, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि वो बच्चा मक्कार है कि पढ़ाई लिखाई की जगह पे इधर उधर के कमेंट कर रहा है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है, फलाना ढिमकाना। लेकिन मैं देखता हूं कि नहीं, वो तो बेचारा जैसा है वैसा है ही, ठीक है। और यहां पर ये कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बड़ी मौज आती है, मतलब इन्हें बड़ी मौज आती है जब कोई इधर उधर की बात करने वाला आता है, अरे कहां गया हप्पू, फलाना कहां, ढिमकाना कहां, पढ़ लो। अपना भी टाइम खराब करे, बेचारा हप्पू सुधरना चाह रहा है, उसको भी सुधरने नहीं दे रहे, ठीक है। चलो, हाउ डज दिस फ्रूट टेस्ट एंड हाउ डिड दैट फैब्रिक फील। अब देखो समझना, ये जो फील है ना, ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों इसे हम लिंकिंग वर्ब क्यों कह रहे हैं, सबको समझना। इसे हम लिंकिंग वर्ब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है ना फैब्रिक, वो इसका डूअर नहीं हो सकता। फैब्रिक होता है कपड़ा, तो फैब्रिक तो किसी चीज को फील नहीं करेगा, कोई ना कोई फैब्रिक कोई फील करेगा, तो यहां पे ना ये लिंकिंग वर्ब हो गई। उसी तरीके से फ्रूट जो है वो टेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो ये फ्रूट के साथ जब हम टेस्ट को लिखेंगे तो लिंकिंग वर्ब हो गए। अगर ये दोनों लिंकिंग वर्ब हो गए तो जो हमने एडवर्ब लिखा ना हाउ, ये गलत हो गया बच्चे, इसको हटाइए, व्हाट लिखिए। अभी जो व्हाट हम लिख रहे हैं ना ये प्रोनाउन है, ठीक है। प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे, व्हाट को बनाएंगे लाइक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लेकिन चूंकि ये व्हाट क्वेश्चन वर्ड है तो हम लाइक प्रीपोजिशन पहले नहीं बाद में लिखेंगे, यहां ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन, पता है हमारा सही क्वेश्चन क्या होगा, हमारा सही क्वेश्चन होगा व्हाट डिड दैट फैब्रिक फील लाइक, व्हाट डज दिस फ्रूट टेस्ट लाइक। अब जब इनका हम आंसर लिखेंगे तो देखो ये बात तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगी। मान लो हमने इसका आंसर लिखा दिस फ्रूट टेस्ट लाइक, अभी लिखा था ना सॉल्ट, दिस फ्रूट टेस्ट लाइक सॉल्ट, और इसका लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, दैट फैब्रिक फेल्ट लाइक कॉटन। तो ये देखो आंसर हो जाएगा। तो ये जो कॉटन है ना ये हमारा आंसर है, और इसका क्वेश्चन वर्ड क्या था, व्हाट था। तो जैसे ये आंसर यहाँ पे लाइक का ऑब्जेक्ट है, वैसे ये क्वेश्चन जो है ये भी लाइक का ऑब्जेक्ट है, वैसे ये आंसर है। कुल मिला के बातें ध्यान रखनी है कि जो हाउ का रिप्लाई होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद में मत लिखिए, ठीक है। उसी तरीके से हाउ भी मत लिखिए, ना हाउ लिखिए ना हाउ का रिप्लाई लिखिए, वो दोनों ही गलत हो जाते हैं क्योंकि एडवर्ब्स और मैनर जो होते हैं वो लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं बन सकते, ठीक है। चलो ये छोटा सा पॉइंट था जो मुझे लगता है तुम लोगों को क्लियर हो गया। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आंसर समझ ही गए होगा तुम लोग। अब तो आंसर पकड़ में आ गया ना इसका कि हाउ इट टेस्टेड, तो इसको लिखिए व्हाट इट टेस्टेड लाइक। चलो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी आर सॉरी टू से दिस न्यूली बॉट टेक्नोलॉजी हैज नॉट एनी मच सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। इजी क्वेश्चन, इजी, जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से बच्चे, जो मैं पूछ रहा हूं वो बता दो, तुम लोग इधर उधर की बहुत बातें करते हो। We are sorry to say this newly bought technology has not any much significant effect on production. बेटा बी ए मत बताया करो, इसमें कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। आप करेक्शन कमेंट किया करो, यू कमेंट द करेक्शन ऑफ दिस सेंटेंस, कि सेंटेंस का करेक्शन क्या होगा वो कमेंट किया करो। विच ईयर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन, हाँ सही है बच्चे, बिल्कुल सही है। हाँ न्यू, अरे नहीं न्यू, पगले हो क्या तुम लोग। ये न्यूली बॉट जो है ना, बॉट एडजेक्टिव है, देखो ये ऐसे समझना, ये टेक्नोलॉजी नाउन है, ये बॉट एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और न्यूली इसको डिस्क्राइब करने के लिखा गया एडवर्ब है, ठीक है। उसमें नहीं एरर है, एरर कहीं और है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अफेक्ट आएगा, देखो तुम लोग वास्तव में कहते पैदल हो क्या। ये इफेक्ट बेटा, अफेक्ट केवल वर्ब होता है, यहां पे देखो मैं नाउन की जरूरत है, ये इफेक्ट है ना, ये नाउन है, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमने एक एडजेक्टिव लिखा सिग्निफिकेंट, ठीक है, और उस एडजेक्टिव के लिए हमने एक एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज किया मच, ठीक है, और उस नाउन के लिए हमने एक डिटरमिनर लिखा है एनी।
तो यहां पे हमें नाउन की जरूरत है, अफेक्ट वर्ब होती है, ये नाउन होता है इफेक्ट, ये सही लिखा हुआ है, पता नहीं, चलो मैं बता देता हूं। इस सेंटेंस को ना आप दो तरीके से सही कर सकते हो। कैसे सही कर सकते हो मैं बताता हूं। इसको सही करने का एक तरीका, देखो पहले आंसर बता देता हूं फिर अभी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। आप इसको दो तरीके से सही कर सकते हो, या तो लिखिए डज नॉट हैव, डज नॉट हैव। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आप लिख दो यहां पे डज नॉट हैव, हैज नॉट को हटा के। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि आप हैज नॉट लिखा रहने दो और उसके साथ में लिख दो हैज नॉट हैड। तो या तो लिखिए हैज नॉट हैड या लिखिए डज नॉट हैव। इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से लिखोगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। दो दो नेगेटिव आ रहा है, कहां दो नेगेटिव आ रहा है बेटा, कहां आ गया दो नेगेटिव? नॉट एक ही तो नेगेटिव है। अच्छा, तुम में से अगर कोई बच्चा एनी को नेगेटिव मानता है तो मैं बता देता हूं, एनी नेगेटिव वर्ड नहीं होता, नॉन असर्टिव होता है। कब पता नहीं बच्चे सुधरेंगे हमारे, ठीक है, कब हम इससे आगे दुनिया में बढ़ पाएंगे, हम इससे आगे बढ़ना हमें मुश्किल है। Any is not a negative word. Any is a non-assertive word which is used with negative words. मतलब any का यूज नेगेटिव वर्ड्स के साथ में होता है, बट any is not itself a negative word. इस सबको ध्यान रखना, any खुद नेगेटिव वर्ड नहीं होता है। खून मत पियो, any नेगेटिव नहीं होता बेटा, any non-assertive वर्ड होता है जो नेगेटिव के साथ में यूज किया जाता है, ठीक है। हाँ चलो, अब मैं खैर आपको समझाता हूं कि हमने करेक्शन किया क्यों, भाई इसमें क्या कॉन्सेप्ट गलत हो गया था। देखो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं क्या गलत हो गया था। देखिए मैं बताता हूं क्या गलत हो गया था, एक बार ध्यान से सारे बच्चे सुनना। एनी पॉजिटिव सेंस, अरे तुम अभी यहां पे ध्यान दे लो जो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। तुम एनी के चक्कर में उलझ जाओगे, जो समझाया जा रहा है वो भी नहीं सीख पाओगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे डू नॉट एनी वर्क, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, पहले तो ये समझ लो, चलो जल्दी से बताइए सेंटेंस हमने लिखा है सही या गलत। सारे बच्चे बताएंगे दे डू नॉट एनी वर्क, ये सेंटेंस सही या गलत। हरिओम प्रभु, आंसर बता दो। अंग्रेजी ना हो गई जैसे बीरबल की खिचड़ी हो गई, सीखना मुश्किल सिखाना मुश्किल। रॉन्ग है ना, चलो बढ़िया। अब देखो इसको सही करना है, कैसे सही करेंगे समझना। पहले तो रॉन्ग क्यों है ये समझना, रॉन्ग क्यों है पहले ये समझना। ये जो डोंट हमने लिखा ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। सारे बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि नॉट का यूज जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ कॉन्ट्रैक्शन में होता है। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनाते हैं ना तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखा जाता है, ठीक है। जैसे डू हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ हमने नॉट लिख दिया तो डोंट बन गया कॉन्ट्रैक्शन। शुड हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमने नॉट लिख दिया तो शुड नॉट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन गई। कैन हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट लिख दिया तो कैन नॉट बन गया, ठीक है। मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ में लिखा जाता है। तो अगर हमने डोंट लिखा ना तो इसका मतलब डोंट हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के तो यूज होती नहीं है, अगर हेल्पिंग वर्ब लिखी तो कोई ना कोई मेन वर्ब भी होगी। अब वैसे तो वर्क वर्ब होती है, वर्क जो है वो वर्ब भी होती है, लेकिन वर्क के साथ हमने एनी डिटर्मिनर लिख रखा है। अब डिटर्मिनर लिख रखा है तो वर्ब को अब वर्ब कर नहीं सकते, तो वर्ब क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर ये वर्क नाउन हो गया और डोंट हेल्पिंग वर्ब हो गई और दे सब्जेक्ट हो गया तो मेन वर्ब कहां गई। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट अ मेन वर्ब। बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन वर्ब, सेंटेंस में मेन वर्ब जरूर होनी चाहिए। अब इस सेंटेंस को हम देखो कैसे कैसे सही कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसको सही करने का एक तरीका तो ये है कि आप डोंट हेल्पिंग वर्ब के साथ में कोई एक लॉजिकल सी मेन वर्ब अपने पास से लिख दो, कोई भी लिख दो। डू लिख दो, दे डोंट डू एनी वर्क, दे डोंट डू एनी वर्क, ये लिख दो, ये लो सही हो गया। एक तरीका मैं और आपको बताता हूं, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये कि आप ऐसे लिख दो, दे डोंट, ठीक है, और एनी हटा दो, एनी हटा दोगे तो वर्क को हम वर्ब मान लेंगे, ऐसे लिख दो, दे डोंट वर्क। वर्क कोई वर्ब बना लो क्योंकि वर्क तो वर्ब भी होता है, एनी हटा दोगे तो उसको वर्ब मान लिया जाएगा, तो ऐसे लिख दो। एक तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका क्या है कि हम नॉट हटा दो नॉट को, ठीक है। डू को मेन वर्ब बना लो और वर्क के साथ में नो लिख दो।
भाई हमें तो मीनिंग नहीं चेंज करना है ना, हमें तो मीनिंग, सेम मीनिंग के साथ में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, तो आप इनमें से कोई भी लिख दो, आप इनमें से कोई भी लिख दो, सारे सही है, ठीक है। दे डोंट डू एनी वर्क, तो सही है। अब देखो इसमें क्या हुआ, डोंट हेल्पिंग वर्ब हो गई, डू मेन वर्ब हो गई, ठीक है, और एनी वर्क ये नाउन हो गया। तीसरा देखो यहां पे डोंट हेल्पिंग वर्ब हो गई और हमने एनी हटा दिया, तो वो जो वर्क नाउन था वही मेन वर्ब बन गई, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। यहां पे डू को हमने मेन वर्ब बना लिया और हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नो का यूज कर लिया, नॉट का नहीं किया। अच्छा, नो जो बच्चे तुम में से जानते हो डिटर्मिनर होता है, नाउन के साथ लिखा जाता है, तो ये वर्क नाउन हो गया। अब यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब था तो उसको मेन वर्ब चाहिए थी, यहाँ पे डू को ही हमने मेन वर्ब बना लिया, तो हमें कोई दूसरी मेन वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा सही हो गया, ठीक है। अब यहां से एक छोटा सा पॉइंट आपको और सबको समझना है कि नॉट जो है ना, ये एडवर्ब है, इसका यूज किया जाता है मेन वर्ब से पहले। नो जो है वो डिटर्मिनर है, उसका यूज किया जाता है नाउन से पहले, ठीक है। अब अगर ये बात समझ में आई है तो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए लिखता हूं, आंसर बताना। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे, क्या क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आई हैव नॉट फ्रेंड्स, ठीक, आई हैव नॉट फ्रेंड्स, सेंटेंस सही करो, आई हैव नॉट फ्रेंड्स, सेंटेंस सही करो। सारे बच्चे सेंटेंस को सही करें, आई हैव नॉट फ्रेंड्स, कि भाई मेरे तो दोस्त नहीं है। बेटा आप लॉजिकल वर्ब कोई भी लिख सकते हो, एनी लॉजिकल वर्ब विच मेक सम सेंस, उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। आई हैव नॉट फ्रेंड्स। अब देखो इसमें पहले सबसे समझना कि इसमें मिस्टेक क्या है भाई, आप सही करोगे तो सेंटेंस को सही क्यों करोगे, गलत क्या है इसमें, तो गलत इसमें यह है कि जो हैव के बाद हमने नॉट लिखा ना, इससे एक चीज कंफर्म हो गई कि हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था। तो अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब है और ये फ्रेंड्स नाउन है, तो फिर मेन वर्ब कहां गई भाई, बिना मेन वर्ब के तो सेंटेंस बनता नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें मेन वर्ब है, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब हमारे पास में कोई है नहीं, बिना मेन वर्ब के सेंटेंस बनेगा नहीं, तो गलत हो गया। अब इसको सही करना है, तो सही करने के लिए देखो हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। एक हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आई हैव नो फ्रेंड्स, इसको लिख दो आई हैव नो फ्रेंड्स, तो सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है इसको लिख दो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव एनी लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे फ्रेंड्स लिख दो, आई डोंट हैव फ्रेंड्स, तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिख के सही करोगे ना तो सही हो जाएगा। या फिर हैव नॉट को हेल्पिंग वर्ब रहने दो, उसके बाद में कोई मेन वर्ब लिख दो, कोई भी मेन वर्ब लिख दो, ऐसे लिख दो आई हैव नॉट हैड फ्रेंड्स, आई हैव नॉट हैड फ्रेंड्स, तो भी सही जाएगा। तो कुल मिला के बात यह कि हेल्पिंग वर्ब बिना मेन वर्ब के नहीं होते, बस ये ध्यान रखना। अब देखो ये सही क्यों हो गया समझ लेना, ये हैव है हमारी मेन वर्ब, नो डिटर्मिनर है, ठीक है, और ये फ्रेंड्स नाउन है, तो ये सही हो गया। यहां पे डोंट हेल्पिंग वर्ब है, हैव मेन वर्ब है, और फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट है नाउन, ये सही हो गया। यहां पर हैव नॉट हेल्पिंग वर्ब है, हैड मेन वर्ब है, फ्रेंड्स इसका ऑब्जेक्ट है मतलब नाउन है, ये सही हो गया, ठीक है। तो मतलब बात समझ में आ रही है कि हमें कभी भी जब हम किसी मतलब जब हम नॉट यूज करते हैं ना, तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और जब हम नॉट लिख देते हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो वहां पे होती है, लेकिन बिना हेल्पिंग वर्ब से मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब से काम नहीं चलता है, आपको उसके साथ में ना मेन वर्ब भी चाहिए होती है। बिना मेन वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता है। यू कैन फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ नाउन, विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विदाउट नॉट, बट यू कैन नॉट फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ मेन वर्ब। मेन वर्ब के बगैर सेंटेंस नहीं बनता, बिकॉज दैट इज द कोर ऑफ द सेंटेंस, वो सेंटेंस का कोर होता है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। अब अगर ये पॉइंट समझ में आ गए तो देखो अपने क्वेश्चन आसान है। ये जो हमने हैज नॉट लिखा ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है और एनी मच सिग्निफिकेंट इफेक्ट नाउन है, तो फिर मेन वर्ब कहां है, ठीक है, तो फिर मेन वर्ब कहां है,
हैज नॉट हेल्पिंग वर्ब है, एनी मच सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है नाउन है, तो मेन वर्ब कहां है, बिना मेन वर्ब के तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो अब इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इस सेंटेंस को ना आप दो तरीके से सही कर सकते हो। कैसे सही कर सकते हो, या तो हैज नॉट के साथ में आप कोई लॉजिकल वर्ब लिख दो, हैज नॉट को हेल्पिंग वर्ब रहने दो, इसके साथ कोई मेन वर्ब लिख दो, हैज नॉट हैड। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि हैज को मेन वर्ब बना लो, हेल्पिंग वर्ब डज लिख दो। अच्छा, डज के साथ में बेस फॉर्म आएगी तो डज नॉट हैव लिख के सही कर लो। तो या तो ऐसे लिख दो कि दिस टेक्नोलॉजी डज नॉट हैव एनी मच सिग्निफिकेंट इफेक्ट, या लिख दो दिस टेक्नोलॉजी हैज नॉट हैड एनी मच सिग्निफिकेंस इफेक्ट। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन। तो यहां से क्या सीखा, नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट अ मेन वर्ब, बिना मेन वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता। देन एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन वर्ब, हर एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब होनी चाहिए, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इजी आंसर, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताओ सारे बच्चे। हैज नो एनी मच, बेटा ऐसे नहीं लिख पाओगे, नो डिटर्मिनर है, एनी भी डिटर्मिनर है, दोनों ही डिटर्मिनर ऑफ क्वांटिटी है, एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। सॉरी कॉम्प्लीमेंट था बेटा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट था, जैसे मैंने लिखा आई एम सॉरी टू से, तो आई एम सॉरी टू से में जो सॉरी है ना वो कॉम्प्लीमेंट है, आई एम लिंकिंग वर्ब है। चलो भाई, इसका आंसर तो बच्चों ने सही बता दिया देखते ही। चलिए, ये इजी क्वेश्चन है मुझे लगता है। देखो, ये जो हमने यहां पे वर्ब लिखे ना स्वम, ये एक्चुअली होती है स्विम, स्वयं और स्वम, ये तो पता ही होगा ना। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये इसकी सेकेंड फॉर्म है, और ये इसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। स्विम, स्वयं, स्वम होता है। अब ये जो हमने स्वयं लिखी ना, ये वर्ब है यहां पर, और कौन से फॉर्म की वर्ब है, थर्ड फॉर्म की। एक मिनट बच्चों, ये पता नहीं कोई मानेगा नहीं। चलिए, अब देखिए इसमें पता है क्या बच्चों, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सारे बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है कि जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो दो कंडीशंस में यूज होती है। एक तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट वॉइस में, सॉरी परफेक्ट टेंसेस बनाने में, दूसरी यूज होती है पैसिव वॉइस में। मैं फिर से बोल देता हूं, ध्यान से सुनना और वही सुनना जो बताया जा रहा है, कुछ ऐसा मत सुन लेना जो कि कहा ना जा रहा हो, समझे। अगर हम कभी किसी मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करें, अगर हम कभी किसी मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में यूज करें, ठीक है, तो मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो दो ही जगह यूज होती है, या तो परफेक्ट टेंसेस में या पैसिव वॉइस में। जब हम उसे परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं तो उसके साथ हमें हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बना के लिखनी पड़ती है। जब हम उसे पैसिव वॉइस में यूज करते हैं तो उसके साथ हमें बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बना के लिखनी पड़ती है। कुल मिला के जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सर ये रोमांटिक रिंगटोन भेजेंगे? हाँ जरूर भेजेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज लिख। हप्पू सिंह को नहीं भेजेंगे तो किसे भेजेंगे बताओ? रिंगटोन भी भेजेंगे तुझे तो हम मूवी भी भेजेंगे, तू भेज तो एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज तो भेज बेटा, ठीक है। तो मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो या तो परफेक्ट टेंसेस में यूज होती है, पैसिव वॉइस में यूज होती है। पैसिव वॉइस में यूज करोगे तो उसके साथ बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बना के लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और अगर परफेक्ट टेंस में यूज करोगे उसके बाद हैव की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बना के लिखनी पड़ेंगी। कुल मिला के वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, ध्यान रखना है। अब यहां देखो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के लिख रखी है तो गलत है, ठीक है। अब या तो आप इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लिख दो, द मैन्स आईज हैव स्वम, हैव स्वम, ठीक है, ऐसे लिख दो। लेकिन हैव स्वम लिख दोगे तो वो टेंस पास्ट का है, वो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो आप एक काम करो, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दो, पास्ट इंडेफिनिट स्वयं। मतलब जो तुम लोगों के आंसर्स थे वो सही थे, इसको स्वयं लिख दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द कमिटी सेटअप बाय द पीएम इज कंप्राइजिंग अ जज एंड 2 ब्यूरोक्रेट्स। क्वेश्चन आ गया ऐसा जिसको बड़े एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बट टाइम बचा नहीं है। टाइम अब चलो कोई नहीं, इसको कल कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग। तब तक आंसर आज इसका डिस्कस कर लेते हैं। बताओ आई लव सर व्हेन ही स्माइल्स। तेरी तो मैं चटनी बनाऊंगा, रुक जा, तो कहीं मिल तो सही। स्माइल तुझे ज्यादा प्यारी लग रही ना मेरी, रुक जा। मेर गलत हो गया, कोई नहीं, गलत तो होते रहता है। आ जाओ। द कमिटी सेटअप बाय द पीएम इज कंप्राइजिंग अ जज एंड 2 ब्यूरोक्रेट्स। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बेटा। कॉन्सेप्ट तो इसका बहुत बड़ा है, मैं कल वाली क्लास में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, बट आज हम केवल आंसर डिस्कस करेंगे क्योंकि आज हमारा टाइम तो ओवर हो गया, मतलब लेक्चर का। सेट्सअप नहीं आएगा, सेट्सअप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बता देता हूं। देखो ये द कमिटी हमने लिखा ना बच्चे, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। इज कंप्राइजिंग अ जज एंड 2 ब्यूरोक्रेट्स, ये इसका प्रेडिकेट है। द कमिटी इज कंप्राइजिंग अ जज एंड 2 ब्यूरोक्रेट्स, ये इसका प्रेडिकेट है। बाकी ये जो हमने लिख रखा है ना सेटअप बाय द पीएम, ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है। वैसे तो क्लॉज रही होगी लेकिन इसको फ्रेज में कन्वर्ट कर दिया गया, तो ये एडजेक्टिव है। जैसे हमने लिखा था कमिटी, व्हाट काइंड ऑफ कमिटी, तो आंसर लिख दिया सेटअप बाय द पीएम। तो ये जो सेटअप है ना, मेन वर्ब नहीं है, नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कमिटी को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई है। कमिटी का अपना सब्जेक्ट ये लिखा, इज कंप्राइजिंग। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूं, बाकी कल एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, ठीक है। इसका आंसर पता क्या है, ये जो कंप्राइजिंग है ये स्टेटिव वर्ब है, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। और मैं इस बात को कल, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन कल के लेक्चर में तुम लोगों को मिलेगा, क्योंकि आज लेक्चर का टाइम हो गया पूरा, ठीक है। तो यहां पे समझ लीजिए, कंप्राइज जो है, कंप्राइज जो है, कंप्राइज जो है ये स्टेटिव वर्ब है, ये एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब होने की वजह से इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। अब चूंकि इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा नहीं, तो ये जो हमने लिख रखा है इस कंप्राइजिंग है, गलत हो गया। इसकी जगह आप लिख दीजिए कंप्राइजेस, कंप्राइजेस। द कमिटी सेटअप बाय द पीएम कंप्राइजेस अ जज एंड 2 ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कल आएगा लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब ये जो हमारा, जो अभी हमने रिसेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है ना द कमिटी वाला, इसी को हम कल के लेक्चर में फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। हाँ, कंप्राइजेस लिख दो बच्चे, उसे कंप्राइजेस लिख दोगे तो सही जाएगा, ठीक है। बाकी सभी मस्त रहो, सीखो और एंजॉय करो इंग्लिश को, ठीक है। तब कल मिलते हैं। आज के लिए फिलहाल में बाय एवरीबॉडी, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।